Good morning, students. In previous few video, we just completed the chapter 5 sensory, attentional and perceptual processes and discuss some questions related to chapter 5. Today we start a new chapter, chapter number 6, learning. आपने चैप्टर नंबर 4 डेवलपमेंट भी पढ़ा है, उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में आपने सेंसरी प्रोसेसेस पढ़े. ठीक है, डेवलपमेंट के सेक्शन में हमने सेंसरी प्रोसेस के सेक्शन में रिफ्लेक्सेस पढ़े थे. सो जब एक बेबी बॉर्न होता है, व्हेन अ न्यू बेबी इज बॉर्न, सो वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सेस करता है. ठीक है, वो बेसिकली रिफ्लेक्सेस होती है. ठीक है, हमने मोरो और बहुत सारे रिफ्लेक्सेस पढ़े हैं चाइल्डहुड वाले सेक्शन में. सो ग्रेजुअली धीरे धीरे जब बेबी बड़ा होने लगता है, मैच्योर होने लगता है, तो वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें सीखता है. मतलब जब वो बॉर्न होता है तो उसका आप देखोगे कि यहाँ पे ऑलमोस्ट थोड़ा सा उसका पोर्शन जो होता है दबा हुआ होता है. उसका जो ब्रेन होता है वो एक व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड की तरह बिल्कुल ब्लैंक होता है. उसके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होता, वो वर्ल्ड के बारे में उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती. सिर्फ फ्यू रिफ्लेक्सेस तक, फ्यू रिस्पॉन्सेस तक उसकी एक्टिविटी लिमिटेड रहती है. पर जैसे जैसे वो ग्रो अप होता है, बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलस से उसका जो है कि इंटरेक्शन होता है, बहुत सारी न्यू थिंग्स वो लर्न करता है. ठीक है, वो बेसिकली चीजों को लर्न करता है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द एडेप्टेशन विद देयर एनवायरमेंट. ठीक है, इस प्रोसेस के थ्रू वो अपने एनवायरमेंटल डिमांड के टूवर्ड्स अडेप्ट करता है, चीजों को लर्न करता है. ठीक है, सो धीरे धीरे वो चलना सीखता है, बैठना सीखता है, इवन वो फेसेस को रिकॉग्नाइज करना सीखता है कि हु इज माई मदर, हु इज माई मदर एंड ग्रैंड मदर, हु इज माई सिस्टर, हु इज माई फादर. ठीक है, वो फेसेस को रिकॉग्नाइज करता है. ग्रेजुअली वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फर्नीचर्स, इन सारी चीजों को रिकॉग्नाइज करना, अंडरस्टैंड करता है. एट द सेम टाइम फिर फर्दर वो थोड़ा और बड़ा होता है तो वो ग्रुप्स अंडरस्टैंड करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल उसने मैंगो सपोज रिकॉग्नाइज किया कि यस दिस इज द मैंगो, द कलर, द शेप, द साइज, उसके बेसिस पे उसने वो लर्न किया कि ये इस चीज को हम मैंगो कहते हैं. ना फिर वो कैटेगरीज, क्लासेस, वो सारी चीजें लर्न करता है कि फ्रूट्स हैं, फर्नीचर्स हैं और बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं. डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को अंडरस्टैंड करता है, डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करता है. सो ये पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लाइफ लॉन्ग बहुत सारी चीजों को लर्न करते हैं. कुछ लर्निंग्स फॉर्मल होती है, कुछ इनफॉर्मल होती है, कुछ थियोरेटिकल होती है, कुछ प्रैक्टिकल होती है, कुछ बहुत ही सिंपल फॉर्म होती है और कुछ बहुत ही डिफिकल्ट टाइप ऑफ होती है. ठीक है, तो दैट्स मीन हम बहुत सारी चीजें होल द लाइफ प्रोसेस लर्न करते हैं. सो डेफिनेटली ये जो कॉन्सेप्ट है लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी के बेसिस पे हमारी पूरी लाइफ डिपेंडेंट है. इसी के थ्रू हम न्यू चीजों से इंटरैक्ट करते हैं, अडेप्ट करते हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें कुछ ऐड करते हैं. ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है दिस इज नोन एज लर्निंग. ये चैप्टर बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट सेक्शन में हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग है, व्हाट इज लर्निंग एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, किस तरह से ये प्रोसेस होता है. सेकेंड सेक्शन में हम पैराडाइम्स ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे. पैराडाइम्स ऑफ लर्निंग दैट्स मीन द टाइप्स ऑफ लर्निंग. So basically the classical conditioning, operant conditioning, observational learning, cognitive learning, verbal learning, skill learning. Skill learning में आपका motor learning आ जाएगा. ठीक है, तो these are the paradigms of learning, types of learning. डिटेल में हम पढ़ेंगे. उसके बाद हम इससे रिलेटेड सम फिनोमिना जैसे लर्निंग ट्रांसफर है, शेड्यूल है, ठीक है, फैक्टर्स हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट है, फिनोमिना रिलेटेड टू दी लर्निंग. उसके बाद जो हमारा 4th सेक्शन होगा उसमें हमारे लर्निंग डिसेबिलिटीज होंगे. ठीक है, मतलब कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो लर्निंग से रिलेटेड है. एंड द लास्ट सेक्शन विच इज द 5th सेक्शन, वहां पे हमारा कॉन्सेप्ट है द एप्लीकेशन ऑफ द लर्निंग प्रिंसिपल्स इन डेली लाइफ. ठीक है, लर्निंग से जो भी प्रिंसिपल्स हमने टाइप्स ऑफ लर्निंग, पैराडाइम्स ऑफ लर्निंग में हम जो लर्न करेंगे उसे हम अप्लाई करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे इन डेली लाइफ सेटिंग. ठीक है, कि कौन कौन से प्रिंसिपल को किस तरह से उसका अप्लाइड एस्पेक्ट्स को हम यूज करके अपनी लाइफ को और ज्यादा मतलब अच्छा बना सकते हैं. ठीक है, किस तरह से हम उसको लाइफ में यूज कर सकते हैं. सो दिस इज द चैप्टर ऑफ लर्निंग, चैप्टर नंबर 6, जिसे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लर्निंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग. सो द नेचर ऑफ लर्निंग, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट.
indicated above, learning is a key process in human behavior, and it refers to a spectrum of changes that take place as a result of one's experience, and learning may be defined as any relatively permanent change in behavior or behavioral patterns or behavioral potential produced by experience. ठीक है? So this is the definition of learning. Basically, है क्या learning? Any relatively permanent change. Change in behavior or behavioral potentials produced by experience Okay, so this phenomena is basically known as learning. Okay. Any relatively permanent change in behavior or behavioral potentials produced by experience. ठीक है, जो experience के through हम न्यू बिहेवियर को लर्न कर रहे हैं, चेंजेस जो हमारे बिहेवियर में, हमारे रिस्पॉन्सेज में आ रहे हैं. ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस हमारे सामने प्रेजेंट होगा तो हम उसके लिए रिस्पॉन्स करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स इज अ काइंड ऑफ सिंपल रिस्पॉन्सेज. स्टिमुलस प्रेजेंट हुआ, सपोज हमारी आई के सामने कुछ आ गया और हमारी आई ब्लैंक हो गई, दिस इज द रिफ्लेक्स. सो दिस इज द काइंड ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप. स्टिमुलस आ रहा है, उसको हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं. ठीक है, सो यहाँ पे ये जो बिहेवियर है बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म का है. तो अगर हम लर्निंग की बात करें तो ये रिफ्लेक्सेस से थोड़ा डिफरेंट है. यहाँ पे भी ऐसा कॉन्सेप्ट है, हम स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बट डिफरेंस इज दैट यहाँ पे जो ये चेंजेस हो रहे हैं हमारे बिहेवियर में या पोटेंशियल बिहेवियर में, वो परमानेंट हो रहे हैं, रिलेटिवली स्टेबल हो रहे हैं. ये चेंजेस ऐसा नहीं है कि टेम्परेरी बेसिस पे है, बल्कि ये परमानेंट या रिलेटिवली स्टेबल चेंजेस हैं. एंड ये किस में हो रहे हैं? हमारे बिहेवियर या बिहेवियरल पोटेंशियल्स में हो रहे हैं और ये एक्सपीरियंस के थ्रू हो रहे हैं. ऐसा नहीं है कि सपोज अगर हम डल फील कर रहे हैं तो ड्यू टू फैटीग फील कर सकते हैं, ड्यू टू सम ड्रग इफेक्ट फील कर सकते हैं. अगर हम बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, बहुत ज़्यादा अराउज्ड हैं, तो हो सकता है कि ये हमारा किसी ड्रग का, किसी इंजेक्शन का इन्फ्लुएंस हो. सो डेफिनेटली ड्रग्स, फैटीग, एक्सपीरियंस, ये सॉरी एक्सपीरियंस नहीं, बाकी सारी चीज़ों को अगर हम एक साइड कर दें, एक्सेप्ट कर दें, तो यहाँ पे जो चीज़ होती है एक्सपीरियंस, मतलब ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू हो रहे हैं. ठीक है, so one must remember that some behavioral changes occur due to use of drug or fatigue, and such changes are temporary. ये जो changes होंगे वो definitely temporary होंगे, and they are not considered learning. Changes due to practice and experience which are relatively permanent are illustrated of learning. ठीक है, तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पहली चीज जो चेंज है वो रिलेटिवली स्टेबल होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए. दूसरी चीज ये ड्यू टू प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस होना चाहिए. ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे. सो यहाँ पे चेंज जो है वो क्या होना चाहिए? रिलेटिवली स्टेबल होना चाहिए. चेंज शुड बी relatively stable and it is through experience or practice. ठीक है, ये जो चेंज होना चाहिए ये एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस के थ्रू होना चाहिए. Now, features of learning. So, the process of learning has certain distinctive characteristics. The first feature is that learning always involves some kind of experiences, and we experience an event occurring in a certain sequence on a number of occasions. So, if an event happens, then it may be followed by certain other events. For example, one learned that if the bell ring
in the hostel after sunset, so then dinner is ready to be served. ठीक है, सो ये एक सीक्वेंस ऑफ पैटर्न्स होते हैं. ठीक है, ये जो चेंजेस का एक पैटर्न होता है ये एक सीक्वेंस वे में होता है और वन बाय वन लिंक होता है एक दूसरे से. So, a repeated experience of satisfaction after doing something is a specific manner leads to the formation of habit, and sometimes a single experience can lead to learning. So, a child sticks a matchstick on the side of a matchbox and gets her or his finger burned. Such an experience make the child learn to be careful in handling the matchbox in future. That means जो changes हो रहे हैं हमारे behavior में, जिस learning की हम बात कर रहे हैं, ये या तो practice के through हो रही है, repeated experience हो रहा है जिसके through हम association frame कर रहे हैं. For example, when मतलब sunlight के बाद जब भी bell ring होगी, we assume that कि dinner prepare हो गया, ये bell for dinner है. ठीक है, तो रिपीटेड एक्सपीरियंस 2 से 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद हम ये लर्न कर लेंगे कि जब भी बेल रिंग हो रही है दैट्स मीन डिनर प्रिपेयर हो गया है और हमें डिनर के लिए मूव ऑन करना है. ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक इंसिडेंट, कोई एक इवेंट हमें वो एक लेसन दे दे, वो हम लर्न कर लें. फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत छोटा चाइल्ड अगर मैचस्टिक से प्ले कर रहा है या सपोज उसने गलती ऐसी रैंडमली उसने मैचस्टिक को क्लिक कर दिया और फायर हो गया, उसकी फिंगर बर्न हो गई, सो डेफिनेटली वो लर्न कर लेगा कि टू बी प्ले विद द मैचस्टिक इज नॉट सेफ. सो डेफिनेटली देयर इज नीड फॉर केयर. ठीक है, वहां पे केयरफुल रहने की जरूरत है. सो यहाँ पे एक सिंगल एक्सपीरियंस से ही बच्चे ने लर्न कर लिया. सो दोनों टाइप की चीजें हो सकती हैं. ये दोनों चीजें किसके थ्रू आई? एक्सपीरियंस के थ्रू. ठीक है, दिस इज द नोन एज एक्सपीरियंस. तो फर्स्ट फीचर इज डेफिनेटली क्या हो सकता है लर्निंग का? एक्सपीरियंस. So, always involves some kind of experience. In learnings, always involves some kind of experience. Behavioral changes that occur due to learning are relatively permanent. Second important point क्या है? जो behavioral changes हो रहे हैं हमारे behavior में, वो relatively permanent हो रहे हैं. So, second point, definitely changes are relatively permanent, or you can say stable. So behavioral changes that occur due to learning are relatively permanent, and they must be distinguished from the behavioral changes that are neither permanent nor learned. For example, changes in behavior often occur due to the effect of fatigue, habituation and drug. ठीक है, समटाइम अगर हम बहुत टायर्ड फील करते हैं, फैटिग होता है, तो उसकी वजह से भी हमारे बिहेवियर में कुछ चेंजेस होते हैं. समटाइम किसी ड्रग के इन्फ्लुएंस की वजह से हमारे बिहेवियर में चेंजेस हो सकते हैं. किस तरह की हैबिट अगर डेवलप हो जा रही है, हैबिचुएशन हो जा रहा है हमें किसी चीज का, तो भी हमारे बिहेवियर में चेंजेस हो रहे हैं. सो बिहेवियर में चेंजेस बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो इसे इन्फ्लुएंस करेंगे. बट फॉर लर्निंग देयर इज मस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट कि जो बिहेवियर में चेंजेस हो रहे हैं वो रिलेटिवली परमानेंट होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए. ठीक है, वो टेम्परेरी चेंजेस नहीं होने चाहिए. सो सपोज यू आर रीडिंग योर टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी फॉर सम टाइम, or you are trying to learn how to drive a motor car. A time comes when you will feel tired and you stop reading or driving. This is a behavioral change due to fatigue and is temporary. It is not considered learning. ठीक है, अगर आप थक गए हो, आप टायर्ड फील कर रहे हो, फैटिग फील कर रहे हो, सो डेफिनेटली आप वहाँ पे लर्निंग स्टॉप कर दोगे इफ यू आर लर्निंग साइकोलॉजी. सो वो जो पॉइंट होगा वो परमानेंट नहीं होगा. ऐसा नहीं होगा कि आप दोबारा कभी साइकोलॉजी नहीं पढ़ पाओगे, कभी आप वापस से लर्निंग नहीं कर पाओगे, ऐसा तो नहीं है. ये जो पीरियड ऑफ टाइम है ये टेम्परेरी पीरियड है, टेम्परेरी चेंजेस है आपके बिहेवियर में. और व्हेन यू मतलब अगर आप एक अच्छी सी स्लिप नैप ले रहे हो तो आप वापस से फ्रेश फील करोगे और वापस से स्टडी कर पाओगे. सो दिस इज द काइंड ऑफ टेम्परेरी चेंजेस जो हमारे लर्निंग में नहीं कंसीडर होता.
Next is let us take another case of change in one's behavior. Suppose in the vicinity of your residence, a marriage is being performed and it generates a lot of noise which continue till late nights. So in the beginning, the noise distract you from whether you are doing whatever you are doing, and you feel disturbed. So while the noise continue, you make some orienting reflexes. These reflexes become weaker and weaker and eventually become undetectable. So this is also one kind of behavioral change, and this change is due to continuous exposure to stimuli. So it is called habituation, and it is not due to learning. You must have noticed that people who are on sedatives or drugs or alcohol, their behavior change as it affect physiological functions. So such changes are temporary in nature and disappear as the effect wears out. Okay, so there is a two concept, the habituation and the drug effect. वो दोनों भी with example explain हुआ. So habituation, that means repeated experience. ठीक है, repeated exposure of this stimulus की वजह से आप क्या होता है, आप उसके लिए एक tolerance develop कर लेते हो. You tolerate the disturbance जो होता है आप उसे tolerate करने लगते हो. So this is known as habituation. आपकी habit develop हो गई. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो ऐसे इंडिविजुअल हैं जो ऐसे बड़े मशीन्स के साथ वर्क करते हैं जहाँ बहुत हैवी नॉइज होती है, बट अगर आप वहां जाओगे तो आपको वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग और डिस्ट्रैक्टिंग लगेगा. बट जो वहां पे यूज टू है जो सिचुएशन से, जो हैबिचुएट है उन सारी सिचुएशन से, वो उससे बहुत स्लाइटली और लाइटली हैंडल कर लेंगे और उसी सिचुएशन में वो अपना वर्क एफिशिएंसी शो कर पाएंगे. बट हमारे लिए तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा. सो डेफिनेटली हम, क्योंकि हमारा हैबिचुएशन नहीं, और वो इंडिविजुअल जो डेली उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो उसे टॉलरेट कर सकते हैं, वो उसे कोप अप कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं उसके साथ. तो दिस फिनोमेना इज नोन एज हैबिचुएशन. एंड ड्यू टू सम ड्रग्स, ड्यू टू सम अल्कोहल, उसके एडिक्शन की वजह से भी, उसके इफेक्ट की वजह से भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं. तो डेफिनेटली उसकी वजह से भी हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं. बट दिस चेंजेस इज नॉट कंसिडर इन अ लर्निंग. So learning involves a sequence of psychological events. This will become clear if we were to describe a typical learning experiment. Suppose psychologists are interested in understanding how a list of words is learned. So they will go through the following sequence. First, do a pre-test to know how much the person knows before learning. Second, present the list of words to be remembered for a fixed time. And in third step, during this time, the list of words is processed towards acquiring new knowledge. And in fourth, after processing is completed, new knowledge is acquired. This is learning. And after in fifth step, after some time elapses, the proceeds information is recalled by the person. So by comparing the number of words which a person now know as compared to what he or she knew in the pre-test, or one infers that learning did take place. So that means the next feature of the learning, क्या next feature हो सकता है हमारा third feature, कि learning follow a particular sequence. एक step follow करती है learning. ठीक है. So learning involves a sequence of psychological events. Learning involves a sequence of psychological events. ठीक है, मतलब एक अगर आप इस एग्जाम्पल को देखो तो सबसे पहले आपका प्री टेस्ट लिया गया कि आपको कितने वर्ड्स रिमेंबर है. आफ्टर दैट आपके सामने एक लिस्ट प्रेजेंट की गई जिसमें कुछ वर्ड्स दिए गए थे. आपको उसको लर्न करने के लिए कुछ टाइम प्रोवाइड किया गया. आफ्टर दैट जब आपने उसे लर्न कर लिया तो आपको एक टाइम गैप दिया गया. उस टाइम गैप के बाद फिर आपसे रिकॉल किया गया कि वो लिस्ट में जो भी वर्ड थे वो आपका कितना रिकॉल है, उसको चेक किया गया था. फिर आपके प्री टेस्ट से जहाँ पे आपका लर्निंग बेस लाइन आपका देखा गया था कि आपको कितने वर्ड्स
रिमेंबर है, ठीक है। और इसके बाद जब आपके प्री टेस्ट और इस टेस्ट जो आपने लर्न किया उसके बेसिस पे जब डिफरेंसेस देखा गया कि आपने कुछ नए वर्ड लर्न किए गए, तो दिस फिनोमिना इज नोन एज लर्निंग। डेफिनेटली इस प्रोसेस, इस सीक्वेंस के थ्रू आपने कुछ न्यू वर्ड्स लर्न किए। सो डेफिनेटली इन लर्निंग they follow a psychological event, a sequence of psychological event, ठीक है, एक sequence follow करता है learning. So this is another feature. So thus learning is an inferred process and is different from performance. Performance is a person's observed behavior or response or action, and let us understand what is meant by the term inference. ठीक है, learning क्या होती है कि learning हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं, कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसी इंडिविजुअल ने कुछ लर्न किया है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। डेफिनेटली ऑब्जर्वेबल क्या है, हमारा बिहेवियर विच इज नोन एज परफॉर्मेंस। अगर इस केस में हम देखें तो परफॉर्मेंस क्या है, वो हमारा बिहेवियर है जिसके बेसिस पे हम अपनी जो लर्निंग है उसे इन्फर कर रहे हैं। बट जो परफॉर्मेंस है वो हमारा सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है। हो सकता है कि जो लर्निंग है वो उससे मोर देन हो या लेस देन भी हो सकती है। सो डेफिनेटली जो हमारी लर्निंग है वो हमारे परफॉर्मेंस से डिफरेंट है। अब जो लर्निंग होती है उसे हम सिर्फ इन्फर कर सकते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, सिर्फ इन्फर कर सकते हैं। सो देयर इज अ क्वेश्चन कि व्हाट इज इन्फ्लुएंस करना क्या होता है। सो सपोज यू आर आस्क्ड बाय योर टीचर्स टू मेमोराइज अ पोएम एंड यू रीड दैट पोएम अ नंबर ऑफ टाइम्स. So then you say that you have learned the poem, you are asked to recite the poem and you are able to recite it. The recitation of the poem by you is your performance, and on the basis of your performance, the teacher infers that you have learned the poem. ठीक है, सो जब आपको एक पोएम लर्न करने को दी जाती है, आपके टीचर्स ने सपोज आपको असाइन किया कि आपको एक टास्क दिया कि लर्न अ पोएम, सो आपने जब लर्न कर लिया तो ये जो आप रिसाइट करके आप प्रेजेंट कर रहे हो पोएम, दिस इज दी परफॉर्मेंस, ये आपकी परफॉर्मेंस है। और इस परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम वो जो टीचर है वो इन्फर कर रहा है कि आपने लर्निंग की है। लर्निंग इज अ प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस इज अ आउटकम। अंडरस्टैंड, जो लर्निंग है वो एक प्रोसेस है थ्रू विच वी अंडरस्टैंड द थिंग, वी लर्न द थिंग, और उसके बेसिस पे जो आउटकम हमारा जो आ रहा है, जो हमारा परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस पे हम अज्यूम करते हैं, इन्फर करते हैं कि लर्निंग हुई है, लर्निंग इज टेक प्लेस। सो दिस इज द लर्निंग एंड परफॉर्मेंस, किस तरह से ये रिलेटेड है और किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है। सो these are the features of learning. So what is learning? Learning is a permanent change in behavior or behavioral patterns or potentials and proceed by experience. ठीक है, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के थ्रू हमारे बिहेवियर में जो रिलेटिवली परमानेंट चेंज आ रहा है, दिस इज कंसीडर एज अ लर्निंग। अब हम जो फीचर्स की बात करें, व्हाट आर द मेन फीचर्स, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लर्निंग। सो फर्स्ट वन इज एक्सपीरियंस। डेफिनेटली लर्निंग रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस के थ्रू जो परमानेंट चेंजेस आ रहे हैं हमारे बिहेवियर में, दिस इज कंसीडर एज अ लर्निंग। सो डेफिनेटली एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस में भी वन इवेंट के थ्रू भी हो सकता है, वन टाइम एक्सपीरियंस के थ्रू, और रिपीटेटेड प्रैक्टिस के थ्रू भी हो सकता है। प्रैक्टिस इज ऑल्सो कंसीडर इन अ एक्सपीरियंस। ठीक है, रिपीटेड एक्सपोजर, रिपीटेटेड कंडीशनिंग के थ्रू हमारा जब एक्सपीरियंस हो रहा है, सो दिस इज ऑल्सो इन अ एक्सपीरियंस। वो भी हमारी प्रैक्टिस जो है वो भी हमारे एक्सपीरियंस में कंसीडर हो जाएगी। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग इज चेंजेस आर रिलेटिवली परमानेंट। जो चेंजेस हो रहा है हमारे बिहेवियर में वो रिलेटिवली परमानेंट हो रहा है। ये चेंजेस टेम्परेरी नहीं है, ड्यू टू फेटिग, ड्यू टू हैबिचुएशन एंड ड्यू टू ड्रग्स नहीं है। ये जो चेंजेस है ये ड्यू टू प्रैक्टिस है, ड्यू टू एक्सपीरियंस है। ठीक है, एंड दीज आर रिलेटिवली परमानेंट, स्टेबल चेंजेस है हमारे बिहेवियर में, ये टेम्परेरी नहीं है, और ड्यू टू हैबिचुएशन, ड्यू टू फेटिग और ड्यू टू ड्रग और या किसी भी अदर फैक्टर की वजह से नहीं है। सो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, लर्निंग इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंस ऑफ साइकोलॉजिकल इवेंट्स। मतलब जो लर्निंग होती है उसमें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, एक जो कि क्या कह सकते हैं हम, एक साइकोलॉजिकल इवेंट इन्वॉल्व होता है, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले हम किसी चीज के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी क्या होती है उसे हम चेक करते हैं, उसके बाद हम कुछ लर्न करते हैं, उस लर्निंग को फिर हम वापस से चेक करते हैं, रिकॉल करते हैं, और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि अच्छा ये चीज मुझे लर्न हो गई। सो दिस फॉलो अ प्रोसीजर, अ साइकोलॉजिकल प्रोसीजर।
ठीक है। एंड इसके बाद ये जो लर्निंग है ये हमारी परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम इसे इन्फर करते हैं। बेसिकली लर्निंग क्या है, वो ऑब्जर्वेबल नहीं है, हम देख नहीं सकते लर्निंग को, बट हम इसे इन्फर करते हैं ड्यू टू परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम इसे इन्फर करते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। मूव ऑन टू द पैराडाइम्स ऑफ लर्निंग। पैराडाइम्स ऑफ लर्निंग दैट्स मीन सिंपली टाइप्स ऑफ लर्निंग। कितनी भी तरह की लर्निंग हो सकती है। बेसिकली हम जब साइकोलॉजी की बात करते हैं तो चैप्टर 1 में भी हमने बताया था देयर इज अ फॉर्म ऑफ SR रिलेशनशिप, स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप के बेसिस पे हम बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं। और लर्निंग भी हमें यही फिनोमिना को एक्सप्लेन करती है, SR रिलेशनशिप, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती है लर्निंग। So when we are talking about the paradigms of learning, so there are basically so many types of learning. For example, the classical conditioning, instrumental or operant conditioning, observation learning या modeling जिसे हम कहते हैं, then cognitive learning, verbal learning, concept learning and skill learning, which is also known as motor learning. So paradigms of learning. ठीक है। So there are list of paradigms like classical conditioning, instrumental, or you can say operant. Operant conditioning, then observation learning, skill learning, or motor learning. Then cognitive learning, verbal learning, concept learning. So right now हम किस टाइप की लर्निंग कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट लर्निंग. वी आर लर्निंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग. ठीक है। सो दिस इज नोन एज कॉन्सेप्ट लर्निंग, जहां पे हम कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं. सो लर्निंग टेक प्लेस इन मेनी वेज and there are some methods that are used in acquisition of simple responses while other methods are used in the acquisition of complex responses. So in this section you will learn about all these methods. The simplest kind of learning is called conditioning. Conditioning, that means two type of conditioning have been identified. The first one is called classical conditioning and the second instrumental or operant conditioning. And in addition we have observational learning, cognitive learning, verbal learning, concept learning and skill learning. ठीक है। जो conditioning होती है that's mean association. किसके बीच? Association between the stimulus and the response. So SR learning is basically known as conditioning, and conditioning is this simplest form of learning. So there are so many type of learning: simplest, complex, formal, informal. ठीक है। So these are the basically types of learning, or you can say the methods of learning, the procedure of learning, how we learn the things. So इतने सारे ways है, इतने सारे methods है, इतने सारे procedure है जिसके थ्रू हम learning करते हैं, different types of learning करते हैं. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इंस्ट्रूमेंटल और ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करें तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग कर रहे हैं. थ्रू द फीडबैक, थ्रू द रीइंफोर्समेंट हम लर्निंग कर रहे हैं. ऑब्जर्वेशन लर्निंग की बात करें तो हम थ्रू द ऑब्जर्वेशन, किसी को फॉलो करके मॉडलिंग के थ्रू हमारी लर्निंग हो रही है.
स्किल लर्निंग की बात करें तो हम अपनी मोटर एबिलिटीज को लर्न कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग अ कार, साइकिलिंग, बाईसाइकिल. ठीक है, सो ये टाइप की जो लर्निंग है, दिस इज नोन एज स्किल लर्निंग. ठीक है. देन कॉग्निटिव लर्निंग हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, रीजनिंग, कॉन्सेप्ट. ठीक है, इस ये जो बेसिक पे हमारे जजमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग है, ये हमारी कॉग्निटिव लर्निंग में आ जाएगा. देन वर्बल लर्निंग, डेफिनेटली जहाँ पे टेक्स्ट इन्वॉल्व है, वर्बल सिंबल्स इन्वॉल्व है, लैंग्वेज इन्वॉल्व है, दीज आर दी वर्बल लर्निंग. इन द कॉन्सेप्ट लर्निंग जहाँ पे हम किसी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं. ठीक है, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ लर्निंग जिसे हम इन नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करेंगे. फर्स्ट वन मीन्स क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. ओके क्लास, थैंक यू सो मच.